हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आप सबका चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर ज़रूर करिए। तो दोस्तों, हम लोग एक रिवीजन बैच शुरू कर रहे हैं आपके सीए इंटरमीडिएट कोर्स के लिए। अब ये रिवीजन बैच कौन से पेपर की है? तो आपके सीए इंटरमीडिएट में पेपर नंबर 6.B है, जो कि आपका आता है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। तो इसकी रिवीजन हम लोग इस वीडियो से शुरू करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो स्टडी मटेरियल हम कौन सा यूज़ करने वाले? हमारे प्यारे प्यारे आईसीएआई ने जो इशू किया है वही स्टडी मॉड्यूल हम लोग यूज़ करने वाले। दैट मीन्स आपको कोई अलग, इस बैच का बेनिफिट लेने के लिए आपको कोई अलग स्टडी मटेरियल खरीदने की ज़रूरत नहीं है। और ये वीडियोस आपको मई 2025 एग्जाम्स के लिए अवेलेबल रहने वाले हैं, क्योंकि जो स्टडी मटेरियल हम लोग रेफर करने वाले हैं फॉर रिवीजन ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, वो इंस्टीट्यूट ने जो इशू किया है वो रिलेवेंट है आपकी मई 25 एग्जाम एंड ऑनवर्ड एग्जामिनेशन। बेसिक बात एकदम क्लियर। अब आपको क्या करना है, हमारा जो प्यारा प्यारा इंस्टीट्यूट है ICAI.org के ऊपर जाएंगे आप लोग, वहाँ पर बोर्ड ऑफ स्टडीज़ में जाएंगे, वहाँ पर न्यू स्कीम एंड एजुकेशन ट्रेनिंग में जाएंगे, सीए इंटरमीडिएट में जाके पेपर 6B यानी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का जुलाई 2024 वाला एडिशन आप डाउनलोड करेंगे। PDF फाइल सारी की सारी फ्री ऑफ कॉस्ट इंस्टीट्यूट ने हमारे वेबसाइट के ऊपर हम जैसे लोगों के लिए फ्रीली अवेलेबल कराई है। तो आपका जो सबसे पहला क्वेश्चन है, फ्री स्टडी मटेरियल दैट इज सॉल्व्ड बाय द इंस्टीट्यूट। दूसरा आपका इशू होता है कि क्विक रिवीजन, यानी अच्छे तरीके से आपको एक समय एकदम टाइमली मैनर में रिवीजन की वीडियोस चाहिए होते, तो वो वीडियोस मैं आपको मेरे इसी चैनल के ऊपर अवेलेबल करा रहा हूँ। यानी जो आपके दो इश्यूज है, स्टडी मटेरियल प्लस रिवीजन, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट आपका कवर हो जाएगा इसी चैनल के ऊपर। एंड दैट्स वाई यू हैव टू सब्सक्राइब द चैनल। बस आपको सब्सक्राइब करना है, वीडियोस को लाइक करना है एंड शेयर करना है। ठीक है, सब्सक्राइब लाइक शेयर क्यों? क्योंकि उससे मुझे भी फायदा होगा, मेरा मोटिवेशन भी बढ़ेगा और मुझे पता चलेगा कि आप लोगों को ये वीडियोस चाहिए या नहीं चाहिए। अदरवाइज वीडियो डालते रहेंगे और चैनल आगे ग्रो नहीं करेगा तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। इस समय को मैं दूसरे किसी एक्टिविटी में लगा सकता हूँ, करेक्ट? तो चलो, बेसिक बातें हमारी हो गई। अब मैं आपको लेके चलता हूँ हमारे प्यारे प्यारे इंडेक्स साहब में। इंडेक्स साहब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है भाई साहब, इंडेक्स साहब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहीं से हम लोग सब कुछ ट्रैकिंग करने वाले हैं और मैनेज करने वाले हैं। तो दोस्तों, हमारा जो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का सब्जेक्ट है उसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कितने चैप्टर्स हमें पढ़ने पहले वो देख लेते हैं। तो देखो भाई साहब, हमारा सबसे पहला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, वो आपका आता है इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। यानी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का जो टॉपिक है, जो सब्जेक्ट है, जो कॉन्सेप्ट है, उससे रिलेटेड टोटल इंट्रोडक्शन आपको चैप्टर नंबर 1 में मिलेगा। चैप्टर नंबर 2, हमारे चैप्टर नंबर 2 में क्या पढ़ना है हमें? स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अब हमारे जो बिजनेस एंटिटी होती है या फिर हमारा जो एनवायरनमेंट होता है इंडस्ट्री का, उसमें ब्रॉडली दो कैटेगरीज होती है। पहला एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, यानी हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उस ऑर्गेनाइजेशन के बाहर का यानी इंडस्ट्री एनवायरनमेंट होता है, उसे हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। और जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन और उसके विद इन, उसके अंडर जो एनवायरनमेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट में हमारे HR डिपार्टमेंट, अकाउंट्स डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, सेल्स एंड सर्विसेज डिपार्टमेंट, ये सारे लोग आ गए और हमारे एम्प्लॉयज आ गए। तो स्ट्रेटेजिक एनालिसिस जो है आपको दो एनवायरनमेंट का करना पड़ेगा। पहला एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चैप्टर नंबर 2 में हम पढ़ेंगे, और दूसरा आएगा आपका स्ट्रेटेजिक एनालिसिस फॉर इंटरनल एनवायरनमेंट। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट प्लस इंटरनल एनवायरनमेंट। अब ये जो हमारा टॉपिक्स यानी टोटल सब्जेक्ट है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ये टोटली रिसोर्स मैनेजमेंट को फोकस बना के रखा हुआ है। बहुत से लोगों को ऐसा लग सकता है कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट केवल और केवल बिजनेसेस में ही यूज होता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। बिजनेसेस में तो डेफिनेटली इसकी बहुत वैल्यू है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पूरे के पूरे डिसिप्लिन की। लेकिन जो नॉन कमर्शियल एंटिटीज होती है, जो सोशल वेलफेयर भी करती है, बेसिकली क्या होता है, उनके पास भी अलग अलग प्रकार के रिसोर्सेस होते हैं। तो उन रिसोर्सेस का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करके हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स है उनको फुलफिल करना, इसके लिए हमें स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हमारे इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में दिया गया है, ये इस पर्सपेक्टिव से आपको प्रोवाइड किया गया कि भाई साहब, जिन भी ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के पास रिसोर्सेज है
और उनके कुछ गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स है, तो अपने पास जितने रिसोर्सेस है उनको यूटिलाइज करके या फिर और एक्स्ट्रा रिसोर्सेस मार्केट से कैप्चर करके या फिर मार्केट से गेन करके हम अपने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल कैसे करें, इसका मतलब होता है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। ठीक है दोस्तों, तीसरा चैप्टर भी हमने देख लिया, यानी 3 चैप्टर तो है हमारे पास। फिर चैप्टर नंबर 4 हमारा आता है स्ट्रैटेजिक चॉइस। अभी आप देख रहे हो पहला चैप्टर में आपको पूरा इंट्रोडक्शन दे दिया, दूसरा और तीसरा चैप्टर जो है वो आपको एनवायरनमेंट का एनालिसिस बताता है। एनवायरनमेंट का एनालिसिस किस तरीके से, स्ट्रैटेजिक एनालिसिस, यानी आपको पूरा अपॉर्चुनिटीज क्या है, थ्रेट्स क्या है, वीकनेसेस क्या है, ये सारी चीजें आप प्रॉपरली एनालाइज करोगे, और स्ट्रैटेजी मतलब अपने बेनिफिट के लिए उनको कैसे यूज करना है वो डिसाइड करोगे। तो वो जो डिसीजन होता है, वो जो चूज करने की एक्शन होती है, उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रैटेजिक चॉइस। जब आप एनालिसिस पूरा कर लोगे, डेटा का एनालिसिस हो जाएगा, उसके बाद फिर आपको पता चलेगा आपके पास कौन से ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल है, और उन अवेलेबल ऑल्टरनेटिव्स में से सबसे बेस्ट पॉसिबल ऑल्टरनेटिव जब आप चूज करोगे, तब उसे कहा जाता है स्ट्रैटेजिक चॉइस। तो इससे रिलेटेड सारी बातें हमें चैप्टर नंबर 4 में पढ़नी है। फिर नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्या आता है, चैप्टर नंबर 5, स्ट्रेटेजी, इंप्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन। एकदम लॉजिकली फ्लो हो रहा है सब कुछ। अब हमने क्या किया, चैप्टर नंबर 1 में देखो, पहले तो अपने ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का कल्चर डेवलप किया। अब हमारी ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है या फिर नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है। हमारी ऑर्गेनाइजेशन के पास अलग अलग प्रकार के रिसोर्सेस हो सकते हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेस एंड नॉन फाइनेंशियल रिसोर्सेस। नॉन फाइनेंशियल रिसोर्सेस में क्या होता है, पेटेंट होता है, आपके नो हाउ होते हैं, आपके ह्यूमन रिसोर्सेस होते हैं ना, ये सारी चीजें आपकी नॉन फाइनेंशियल। और फाइनेंशियल में क्या होता है, मेनली मनी, और मनी से जो आप ट्रांसफॉर्म करते हो, यानी मनी यूज करके आप मशीनरी खरीदते हो, एसेट खरीदते हो, ये सारी चीजें आपकी फाइनेंशियल रिसोर्सेज में आ गई। तो आप क्या करोगे, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आप स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का कल्चर पहले डेवलप करोगे, अपने लोगों को स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट बताओगे। फिर आप क्या करोगे, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रेटेजिक एनालिसिस का कल्चर, यानी स्ट्रेटेजिक एनालिसिस की प्रोसेस को शुरू करोगे। स्ट्रेटेजिक एनालिसिस जो भी आपके एम्प्लॉयज परफॉर्म करेंगे, जो भी आपकी टीम परफॉर्म करेगी, वो 2 एरियाज में परफॉर्म करेगी एनालिसिस। पहला, इंडस्ट्री का एनवायरनमेंट चेक करेगी, यानी इंडस्ट्री में कहाँ पे हमारे लिए बेनिफिट है, कहाँ पे हमारे लिए फेवरेबल कंडीशन है, कहाँ पे हमारे लिए थ्रेट है, कहाँ पे हमें लॉसेस हो सकते हैं, ये सारी चीजों का इंडस्ट्री का एनालिसिस करेगी। उसी के साथ साथ आपकी टीम इंटरनल एनवायरनमेंट का भी एनालिसिस करेगी कि हम कौन सा प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, वो प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड करने के लिए कौन सी कैपेबिलिटीज लगती है, किस तरीके का ट्रेनिंग लगता है, वो सारी चीजें अगर वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के पास इनहेरेंटली है, अवेलेबल है, तो वेल एंड गुड। अगर डिजायर्ड प्रोडक्ट या सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए या डिजायर्ड गोल्स को अचीव करने की कैपेबिलिटी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इंटरनल एनवायरनमेंट का एनालिसिस करेंगे और ये फाइंड आउट करेंगे कि हमारे गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए हमें किस नेचर की कैपेबिलिटीज लगने वाली है। ठीक है, तो पूरा का पूरा एनवायरनमेंट का एनालिसिस करने के बाद फिर हमारे पास हम डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स तैयार कर लेंगे कि ऑप्शन 1 सिलेक्ट करना है, ऑप्शन 2 सिलेक्ट करना है, ऑप्शन 3 सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल, एकदम बेसिक बात मैं आपको शेयर करता हूँ। जैसे आप 4 व्हीलर खरीदने जाते हो अपने फैमिली के साथ, तो 4 व्हीलर खरीदने से पहले एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए 4 व्हीलर एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। 10 लाख से लेकर 20 लाख तक का आपका बजट हो सकता है, चलो 5 लाख भी आप पकड़ लो। 5 लाख से लेकर 20 लाख तक का मिडिल क्लास फैमिलीज जो होती है वो बजट लेकर चलती है, खुद का पैसा प्लस लोन का पैसा, ऐसा मिला के EMI एडजस्ट कर लेते हैं वो लोग। तो जब आपको 4 व्हीलर में आपका एडजस्ट करना है, तो आप क्या देखोगे, फैमिली में कितने मेंबर्स है, 2 लोगों की फैमिली है, 3 लोगों की फैमिली है, 4, 5, 6, कितने फैमिली मेंबर्स है, आपको कितने सीटर गाड़ी की ज़रूरत है, आपको हैचबैक यानी नॉर्मल बिना डिक्की वाली गाड़ी की ज़रूरत है या डिक्की वाली गाड़ी की ज़रूरत है, फिर आपको इनोवा जैसे गाड़ी की ज़रूरत है, स्कॉर्पियो जैसे गाड़ी यानी SUV की ज़रूरत है या ट्रैवलर की ज़रूरत है। उस हिसाब से आप पूरा सेगमेंटेशन करोगे। फिर अगर आपने डिसाइड कर लिया कि आपको एक फुल फ्लेजेड SUV खरीदनी है, तो आप क्या देखोगे, SUV की कैटेगरी में इंडिया में कौन से मॉडल्स अवेलेबल है, उनको कंपेयर करोगे। यानी आपने क्या किया, पहले पूरा एनवायरनमेंट का स्ट्रेटेजिक एनालिसिस किया, फिर आपने बजट में अपने ऑप्शंस को बिठाया। अब आप क्या करोगे,
स्ट्रेटेजिक चॉइस करोगे, यानी आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेस यानी आपका बजट प्लस आपके कितने हुंडई की एसयूवी है, महिंद्रा की एसयूवी है, टाटा की एसयूवी है या फिर टोयोटा की एसयूवी है, कौन सी एसयूवी आपको ठीक लगती है, आप टेस्ट ड्राइव लोगे, प्रॉपरली आप एनालिसिस करोगे, उसके बाद फिर आप डिसाइड करते हो कि कौन सी एसयूवी आपको खरीदनी है। दैट मीन्स स्ट्रेटेजिक चॉइस। ये तो एकदम बेसिक एग्जांपल हो गया। फिर उसके बाद क्या होता है, ऑप्शन चूज करने के बाद जो स्ट्रेटेजी हमने फाइनलाइज की है, अब हम बिजनेस की बात करते हैं, जो स्ट्रेटेजी हमने प्रोडक्ट या सर्विस के लिए फाइनलाइज की है उस स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। यानी अगर हमने डिसाइड किया कि हम लोग एक मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए आप लोगों ने क्या क्या देखा, सबसे पहले तो स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट अपने ऑर्गेनाइजेशन को समझाया, पहले तो खुद समझ लिया अपने ऑर्गेनाइजेशन में, फिर आपने इंडस्ट्री का एनालिसिस किया, मार्केट में किस तरीके के मोबाइल्स अवेलेबल है, टच स्क्रीन अवेलेबल है, डायल पैड वाले हैं या फिर मिक्स हाइब्रिड मोबाइल भी होते हैं, किस तरीके, फिर बजट देखा आपने, 10,000 के रेंज में कितने मोबाइल है, 20,000 के रेंज में कितने मोबाइल है, 30,000 और हायर यानी प्रीमियम एंड के कितने मोबाइल्स है। फिर आपने डिसाइड किया स्क्रीन साइज क्या होना चाहिए, कौन सी फंक्शनैलिटीज होनी चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होनी चाहिए, ठीक है, किस तरीके का आपका बैटरी बैकअप होना चाहिए, हेडफोन जैक कैसा होना चाहिए, सारी टेक्नोलॉजीज के बारे में आपने क्या किया भाई साहब, और मार्केट में एक्चुअली डिमांड कौन से सेगमेंट वाले मोबाइल की सबसे ज़्यादा है, तो आपने क्या कर लिया, बहुत सारे एक्सटर्नल एस्पेक्ट्स जो होते हैं उनको फाइनलाइज कर लिया। फिर आपने देखा कि इंटरनल एनवायरनमेंट, यानी अब हमें एक फॉर एग्जांपल 10,000 से लेकर 20,000 रुपए की रेंज में एक हमें मोबाइल फ़ोन लॉन्च करना है, तो फिर उसका कॉन्फ़िगरेशन आपने फाइनल कर लिया, उसका रैम कितना होगा, उसका स्टोरेज कितना होगा, उसमें किस तरीके का सर्किट बोर्ड लगेगा, बैटरी कहाँ से आएगी, केसिंग कहाँ से आएगा, उसके एक्सेसरीज कहाँ से आएगी, कहाँ से हम प्रोक्योर करेंगे या फिर मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, हमारे सर्विस सेंटर्स कहाँ पे होंगे, ये सारी बातें आपने फाइनलाइज कर ली। फिर आप क्या करोगे, आपने देखा कि हमें बहुत सारी कैपेबिलिटी लगने वाली है, उन कैपेबिलिटी को अटेन करने के लिए आपने फिर रिसोर्सेस को स्ट्रीमलाइन किया। फिर आप क्या करोगे, स्ट्रेटेजिक चॉइस करोगे, आपकी फैक्ट्री कहाँ पे लगानी है, लॉजिस्टिक्स किस तरीके से होगा, वेयर हाउस कहाँ पे होगा, आपका मार्केट कहाँ पे है, ये सारी चीज़ें आपने चूज कर ली कि किस तरीके से आपको मार्केट में एंट्री लेनी है। अब आप क्या करोगे, जितना भी आपने प्लानिंग कर लिया है उस प्लानिंग को, उस प्रोग्राम को, उस स्ट्रेटेजी को आप एक्चुअली इंप्लीमेंट करोगे, यानी रियल लाइफ में आपकी फैक्ट्री में काम शुरू होगा, असेंबली लाइन पर काम शुरू होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा, मार्केट से फीडबैक आएगा, सब कुछ होगा, और जो स्ट्रेटेजी आप इंप्लीमेंट करते हो उसका इवैल्यूएशन भी आपको करते रहना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, यानी जब हम एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो हम रियल लाइफ यानी हमारे आजू बाजू की जो दुनिया होती है उस दुनिया के एनवायरनमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, और हमारी जो दुनिया है ये डायनामिक दुनिया, यानी ये क्षण प्रतिक्षण बदलने वाली दुनिया है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज होती है, मार्केट में नई टेक्नोलॉजी आती है, नए प्रोडक्ट्स आते हैं, बैंक के जो लोन के रेट्स होते हैं वो कम ज़्यादा होते रहते हैं, लोगों का टेस्ट, कंज्यूमर का टेस्ट बदल जाता है, तो बहुत सारी चीज़ें होती है जो मार्केट में आपके सर्विसेज या प्रोडक्ट के ऊपर इम्पैक्ट डालने वाली होती है। इसीलिए आपको क्या करना पड़ता है, आपकी जो स्ट्रेटेजी है उसको कॉन्स्टेंटली इवेल्युएट करते रहना पड़ता है कि हमारी स्ट्रेटेजी मार्केट फोर्सेस के साथ रिलेवेंट है या नहीं है, यानी हमने जो भी प्लानिंग किया है, जो भी एनालिसिस किया है, जो भी स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो करंट पीरियड में एंड नियर फ्यूचर में रिलेवेंट है या नहीं है, या हमें स्ट्रेटेजी को बदलने की ज़रूरत है। इस तरीके का आप इवैल्यूएशन करते रहोगे। तो दोस्तों कुल मिलाकर आपको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में ये 5 चैप्टर्स पढ़ने हैं। 5 के 5 चैप्टर्स मैंने आपको पूरा का पूरा स्ट्रीमलाइन करके बता दिया है कि कैसे एक दूसरे के साथ वो चैप्टर्स कनेक्टेड है। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, यानी आपके लिए रिवाइज कर रहा हूँ। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को समझेंगे, ये कॉन्सेप्ट क्या है, इसका नॉलेज बेस क्या है। उसके बाद हम क्या करेंगे, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस करेंगे टोटल एनवायरनमेंट का। टोटल एनवायरनमेंट में 2 हिस्से होते हैं, पहला एनालिसिस हम करेंगे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का, और नेक्स्ट चैप्टर में हम एनालिसिस करने वाले हैं इंटरनल एनवायरनमेंट का। उसके बाद एनालिसिस करने के बाद जो डेटा हमारे पास आएगा उस डेटा के बेसिस के ऊपर हम अपना ऑप्शन चूज करेंगे। फिर हमारी जो स्ट्रेटेजी है उस स्ट्रेटेजी को हम इंप्लीमेंट करते रहेंगे और कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करेंगे, इवेल्युएट करेंगे, उसको अपडेट करते रहेंगे। दिस इज द एंटायर स्टोरी फॉर योर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट सब्जेक्ट। अब हम सबसे पहले शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 से रिवीजन। ठीक है दोस्तों, तो आपका चैप्टर नंबर 1 क्या है,
इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। इसमें सबसे पहले हमें चैप्टर ओवरव्यू मिलेगा, फिर आपका आएगा इंट्रोडक्शन, फिर आपका आएगा मीनिंग एंड नेचर ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, 1.3 कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजी, 1.4 स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में आपको दो टॉपिक्स पढ़ने हैं, पहला इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंड दूसरा लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। 1.5 स्ट्रेटेजिक इंटेंट। स्ट्रेटेजिक इंटेंट किन चीज़ों से मिलकर बनता है, तो ये जो स्ट्रेटेजिक इंटेंट होता है ये विजन, मिशन, गोल, ऑब्जेक्टिव्स एंड वैल्यूज, इन सारी चीज़ों से मिलकर आपका स्ट्रेटेजिक इंटेंट कंस्ट्रक्ट किया जाता है। ठीक है। फिर 1.6 स्ट्रेटेजिक लेवल्स इन ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे हमें समझ में आएगा नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द 3 लेवल्स। इसका मतलब क्या हो गया, एक ऑर्गेनाइजेशन में कितने प्रकार के स्ट्रेटेजिक लेवल्स होते हैं, तो भाई साहब 3 प्रकार के स्ट्रेटेजिक लेवल्स होते हैं। वो लेवल्स कौन से होते हैं, उनका रिलेशनशिप क्या होता है बिटवीन द नेटवर्क, वो सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो मोटा मोटी हमें क्या पता चल गया, चैप्टर नंबर 1 में कुल मिलाकर 6 मेन टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं, उनकी लिस्ट हम लोगों ने पढ़ ली। अब इस वीडियो में हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे आपके चैप्टर ओवरव्यू से और इंट्रोडक्शन वाले पोर्शन से। तो मैं आपको लेके आ चुका हूं दोस्तों आपके स्टडी मटेरियल में, जो है आपका इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। लर्निंग आउटकम जो है वो आप खुद पढ़ सकते हो, उसमें मुझे बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको 2 स्टेटमेंट्स को पढ़ने ज़रूर बोलूँगा, रिकमेंड ज़रूर करूँगा। अगर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के किसी भी चैप्टर में अगर ये ऐसे स्टेटमेंट्स दिए हैं, सो दीज स्टेटमेंट्स आर रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि हो सकता है इनके ऊपर एमसीक्यू आ जाए, हो सकता है इनके ऊपर एक छोटा मोटा क्वेश्चन आ जाए। तो ये स्टेटमेंट्स जो है आपको याद रखने हैं, और जहां पर भी आंसर में अगर आप इन स्टेटमेंट्स को कोट कर पाए तो वो आपके आंसर की क्वालिटी बढ़ाएगा, आपके मार्क्स गेन करने की प्रोबेबिलिटी को वो बढ़ा देता है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहला स्टेटमेंट जो है हमारा वो माइकल पोर्टर भाई साहब ने दिया हुआ है। माइकल पोर्टर भाई साहब क्या कहते हैं हम लोगों को, द कंपनी विदाउट अ स्ट्रेटेजी इज विलिंग टू ट्राई एनीथिंग। यानी अगर किसी कंपनी के पास किसी प्रकार की कोई स्ट्रैटेजी नहीं है तो वो रैंडमली कुछ भी करते रहती है और अपने रिसोर्सेज को वेस्ट करती है, यानी उसे पता नहीं होता है। जिस भी कंपनी के पास अगर स्ट्रैटेजी नहीं है तो उस कंपनी को अपने एनवायरनमेंट के बारे में कुछ भी पता नहीं होगा, यानी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कैसा है, इंटरनल एनवायरनमेंट कैसा है, उनकी स्ट्रेंथ क्या है, कैपेबिलिटी क्या है, कहाँ पे फेवरेबल कंडीशन है, कहाँ पे लॉसेस है, कहाँ पे पिटफॉल हो सकता है, ये सारी चीज़ें उस कंपनी के नॉलेज में नहीं होगी, क्योंकि उसने स्ट्रैटेजिक एनालिसिस कंडक्ट नहीं किया है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो कंपनी अपने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए रैंडमली ट्रायल एंड एरर बेसिस के ऊपर बहुत सारी चीजें ट्राई करते रहेगी। और जो भी व्यक्ति, जो भी ऑर्गेनाइजेशन, जो भी गवर्नमेंट एजेंसी ट्रायल एंड एरर बेसिस के ऊपर काम करते रहती है, उनके रिसोर्सेज बहुत ज्यादा वेस्ट होते जाते हैं। तो यहाँ पर माइकल पोर्टर भाई साहब ने हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बोला है, द कंपनी विदाउट अ स्ट्रेटेजी इज विलिंग टू ट्राई एनीथिंग। यानी जब आपके पास कोई स्पेसिफिक प्लान नहीं है, डेटा नहीं है, उसका एनालिसिस आपने नहीं किया है, आपने स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस रेडी नहीं किए, तो भाई साहब आप फिर काम करते रहो, तुक्के में अगर लग गया तो लग गया, सक्सेस मिल जाएगा, अदरवाइज आपके सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, चांसेस बहुत कम है। फिर दूसरा स्टेटमेंट हमारे भाई साहब है हेनरी मिंट्सबर्ग। ये भाई साहब क्या कहते हैं, स्ट्रेटेजी इज नॉट द कॉन्सिक्वेंस ऑफ प्लानिंग बट द अपोजिट, इट्स द स्टार्टिंग पॉइंट। यानी प्लानिंग करने के बाद स्ट्रेटेजी बनती है, ऐसा नहीं है। स्ट्रेटेजी जो है और ये जो प्लानिंग की फेज है, ये दोनों इंटरकनेक्टेड फेज है। और जब आप स्ट्रेटेजी यानी ओवरऑल ब्रॉड स्ट्रेटेजी बनाते हो, फिर उस स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट करने के लिए और अपने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए आप प्लानिंग बनाते हो। ऐसा कहना है हेनरी मिंट्सबर्ग भाई साहब का। ये क्या कहते हैं, स्ट्रेटेजी इज नॉट द कॉन्सिक्वेंस ऑफ प्लानिंग। यानी प्लानिंग करने के बाद आपके आंखों के सामने स्ट्रेटेजी जनरेट होगी, ऐसा नहीं है। स्ट्रेटेजी इज नॉट द कॉन्सिक्वेंस, यानी प्लानिंग का कॉन्सिक्वेंस, प्लानिंग करने का आउटकम स्ट्रेटेजी नहीं होता, बट द अपोजिट। यानी अपोजिट मतलब इट्स द स्टार्टिंग पॉइंट, यानी स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द प्लानिंग फेज। ठीक है दोस्तों, ये कहना है हेनरी मिंट्सबर्ग भाई साहब का। तो ध्यान में रखना, जब भी आपको स्ट्रेटेजी बनानी है, प्लानिंग बनाना है, तो सबसे पहले आपको स्ट्रेटेजिक विजन, स्ट्रेटेजिक इंटेंट को बनाना पड़ेगा। जो हमने यहाँ पर देखा है ना,
स्ट्रेटेजिक इंटेंट यानी आपके ऑर्गेनाइजेशन का विजन क्या है, मिशन क्या है, गोल क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, आपके ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूज क्या है, ये सारी चीजें जब आप डिसाइड करोगे तब आपके पास एक ब्रॉड स्ट्रेटेजी बनेगी। ठीक है, आपको कहाँ पे जाना है फ्यूचर में, किस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन बनानी है, कहाँ से प्रॉफिट कमाना है, ये ब्रॉड विजन आपका स्ट्रेटेजिक इंटेंट रेडी करेगा। फिर उस स्ट्रेटेजिक इंटेंट को फुलफिल करने के लिए आप एक डिटेल प्लान बनाओगे, उस प्लान को आप एग्जीक्यूट करोगे, उस प्लान को मॉनिटर करोगे, उस प्लान को इवेल्युएट करते रहोगे और ये देखते रहोगे कि अब हमारा जो प्लान है वो करंट पीरियड में एंड नियर फ्यूचर में रिलेवेंट होना चाहिए। अगर हमारा प्लानिंग, हमारी स्ट्रेटेजी करंट पीरियड में या फिर नियर फ्यूचर में इररिलेवेंट है तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्ट्रेटेजी को बदलना पड़ेगा ताकि हम मार्केट फोर्सेस के साथ रिलेवेंट रह सके। यानी हमारे जो प्रोडक्ट्स या सर्विसेज है वो मार्केट में अगर रिलेवेंट है तभी लोग उसकी डिमांड करेंगे, तभी लोग पैसे देकर उन चीज़ों को खरीदेंगे। अदरवाइज हमारे प्रोडक्ट या सर्विसेज मार्केट में आउटडेटेड हो जाएंगे, कोई खरीदेगा नहीं और हमारा बिजनेस बंद हो जाएगा। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स आपको बहुत सारी बातें बताने की कोशिश करते हैं। तो दो स्टेटमेंट्स जो है दोस्तों हमारे डिस्कस हो चुके हैं। चैप्टर ओवरव्यू, इसका मतलब क्या है दोस्तों, हमने जो इंडेक्स पढ़ा ना अभी आपका इस ये पोर्शन के पहले, बस उसी को यहाँ पर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में दिया हुआ है। इन्होंने क्या कहा है, इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट यानी हमारे चैप्टर का नाम। उसमें सबसे पहला टॉपिक आपका क्या है, मीनिंग एंड नेचर ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। दूसरा टॉपिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजी। तीसरा टॉपिक स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में दो बातें हैं आपकी, पहला इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंड दूसरा है दोस्तों आपका लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। फिर चौथा टॉपिक आपके पास आने वाला है स्ट्रेटेजिक इंटेंट एंड पांचवा टॉपिक आपके पास आने वाला है स्ट्रेटेजिक लेवल्स इन ऑर्गेनाइजेशन। तो तीन लेवल्स आपके पास होती है, पहली होती है आपकी कॉर्पोरेट लेवल, दूसरी होती है आपकी बिजनेस लेवल और तीसरी होती है आपकी फंक्शनल लेवल। तो चैप्टर ओवरव्यू भी एकदम आसान था, उसमें कोई ज़्यादा तामझाम की बात नहीं थी। अब हम आते हैं दोस्तों आपके इंट्रोडक्शन वाले पैराग्राफ के ऊपर। यहाँ से हमारा एक्चुअल चैप्टर अभी रिवीजन शुरू हो रहा है। This chapter is an attempt to highlight the concepts and significance of strategic management। यानी इस चैप्टर का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, टू हाईलाइट कॉन्सेप्ट्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट से जुड़े हुए जो कॉन्सेप्ट्स है और जो सिग्निफिकेंस यानी इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है वो मेजरली हमें इस चैप्टर में पढ़ने को मिलने वाला है। फिर विथ इंक्रीज्ड कॉम्पिटिशन बिजनेस मैनेजमेंट हैज एक्वायर्ड अ स्ट्रेटेजिक डायमेंशन। अभी आपको भी पता है कि भाई साहब करंट सिनेरियो में मार्केट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, तो इस कंपटीशन की वजह से जो बिजनेस एनवायरनमेंट है या फिर बिजनेस मैनेजमेंट है वो उस बिजनेस मैनेजमेंट में एक प्रकार का स्ट्रेटेजिक डायमेंशन अपने आप इनहेरेंटली खुद को इंटीग्रेट करा लिया है। अब ये स्ट्रेटेजिक डायमेंशन का मतलब क्या होता है, पहले तो आप ये समझ लो। जो स्ट्रेटेजी वर्ड है ना, अंग्रेजी का जो स्ट्रेटेजी शब्द है, ये स्ट्रेटेजी शब्द जब सबसे पहले यूज हुआ था, पुराने समय में जब इसे यूज किया जाता था तो मेजरली इसे वॉर सिनेरियो में यूज किया जाता था। जहां पर भी वॉर होती है, एक्चुअल जो एक दो देशों के बीच में जो युद्ध होता था, जो वॉर होती थी, वहां पर उसे यूज किया जाता था। और स्ट्रेटेजी मतलब क्या होता था कि युद्ध, वॉर हमें जीतनी है, तो स्ट्रेटेजी का अल्टीमेट एम क्या था, टू विन द वॉर। तो जो मिलिट्री जनरल होते थे, उनके जो सोल्जर्स होते थे, उनके जो अलग अलग कैडर के सोल्जर्स होते थे, सेनापति हो गया, फिर बाद में सोल्जर हो गया, फुट सोल्जर, उनके टैंक चलाने वाले, उनके गन चलाने वाले, स्नाइपर्स, बहुत सारे अलग अलग होते हैं, मिसाइल चलाने वाले, ड्रोन चलाने वाले। तो ड्रोन तो खैर अभी आए, लेकिन पुराने समय में भी एयरक्राफ्ट थे, तो वो सब बॉम्बर प्लेन चलाने वाले, फाइटर प्लेन चलाने वाले, ऐसे पूरी आपकी सेना को इमेजिन करो। उस पूरी की पूरी मिलिट्री यानी आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स का एक ही ऑब्जेक्टिव होता था, जिस देश को वो रिप्रेजेंट करते हैं उस देश को वॉर में जिताना है, युद्ध में जिताना है। तो स्ट्रेटेजी हमेशा लिंक की जाती थी अपने दुश्मन के ऊपर जीत प्राप्त करने के लिए। ठीक है, ये ओरिजिनल स्ट्रेटेजी वर्ड का जो बैकग्राउंड है मैंने आपको वो बताया। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि बिजनेसेस जो है
उन्होंने भी इस स्ट्रैटेजी वर्ड को, इस स्ट्रैटेजी वाले कॉन्सेप्ट को अपने बिजनेस में इंटीग्रेट किया। बिजनेस में इंटीग्रेट क्यों किया? क्योंकि उन्हें पता है कि मार्केट में जो हमारी दुनिया में रिसोर्स, इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, हमारी दुनिया में जितने भी रिसोर्सेस है वो लिमिटेड रिसोर्सेस है। उन लिमिटेड रिसोर्सेस का यूज करके हमें अपनी अनलिमिटेड वांट्स को फुलफिल करना है। हमें एक बात पता है, रिसोर्सेस लिमिटेड है इस अर्थ के ऊपर, और ह्यूमन वॉन्ट्स, ह्यूमन डिजायर्स एंड ह्यूमन नीड्स जो है वो अनलिमिटेड है, यानी ह्यूमन बीइंग्स की जो डिमांड होती है वो अनलिमिटेड होती है। तो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? यूजिंग लिमिटेड रिसोर्सेज वी हैव टू सेटिस्फाई मैक्सिमम पॉसिबल डिजायर्स, यानी जो भी ह्यूमन की नीड्स है उनको मैक्सिमम पॉसिबल वे में हमें फुलफिल करना है। तो अल्टीमेटली जो वॉर का ऑब्जेक्टिव होता है जीतना, बिजनेसेस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू फुलफिल द डिमांड इन द मार्केट। अब उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए, यानी डिमांड एंड सप्लाई के गेम को खेलने के लिए, कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस को तैयार करके सेलेबल फॉर्म में मार्केट में प्रेजेंट करने के लिए, प्रोसेस के लिए वर्किंग कैपिटल लगता है, अलग अलग प्रकार के रिसोर्सेस लगते हैं। सबसे पहले पैसा लगेगा, पैसे को आप ट्रांसफॉर्म करोगे एनर्जी में, इलेक्ट्रिसिटी खरीदोगे, डीजल खरीदोगे, पेट्रोल खरीदोगे, अपनी मशीनरी चलाओगे। दूसरा, पैसे का मेन एनर्जी आपकी होती है पैसा, उस पैसे को आपने एनर्जी में पहले कन्वर्ट किया, यानी फ्यूल आपने खरीदा। दूसरा, आपने लैंड खरीदा, वहां पे फैक्ट्री सेटअप की। तीसरा, पैसों का आपने ट्रांसफॉर्म किया ह्यूमन कैपिटल में, यानी ह्यूमन रिसोर्सेस को आपने हायर किया। चौथा, आपके जो भी व्हीकल्स होंगे, यानी आपने अपने बिजनेसेस में अलग अलग प्रकार के एसेट्स को रेडी किया। अब इन सारे अलग अलग डाइवर्स रिसोर्सेज को मोबिलाइज करके आपने क्या किया? एक सर्टन प्रोडक्ट या सर्विस को रेडी किया, और उस प्रोडक्ट या सर्विस को लॉजिस्टिक्स यानी सप्लाई चेन की मदद से आपने मार्केट में प्रेजेंट किया, ताकि कस्टमर की जब भी डिमांड लाइफ में जनरेट हो वो आपके प्रोडक्ट या सर्विस को मार्केट में रेडिली अवेलेबल फॉर्म में खरीद सके पैसा देके। तो आपने क्या किया? एक प्रोडक्ट या सर्विस को मार्केट में लाने के लिए पूरी की पूरी सप्लाई चेन को क्रिएट किया। सप्लाई चेन को क्रिएट करने के लिए आपको क्या चाहिए होता है? रिसोर्सेस। रिसोर्सेस क्या है? लिमिटेड। तो यहाँ पर जो वॉर प्रिंसिपल है, टू विन ओवर योर एनिमी, यहाँ पर एनिमी क्या है? लिमिटेड रिसोर्सेस, लिमिटेड टाइम। तो उन लिमिटेड रिसोर्सेस में हमें मैक्सिमम पॉसिबल सेटिस्फैक्शन मार्केट में पहुंचाना है, यानी एक ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस जिसमें जो यूज करके कस्टमर की नीड्स फुलफिल हो जाए। तो यहाँ पर हमारा स्ट्रेटेजी क्या है? कस्टमर की नीड, कस्टमर की डिमांड को फुलफिल करना। वॉर में क्या होता था? जीतना। बिजनेस में हम जीतेंगे कब? जब हम कस्टमर के रिक्वायरमेंट जो होती है प्रोडक्ट या सर्विस की, उसको फुलफिल करेंगे, तब हम मार्केट में जीतेंगे। ठीक है दोस्तों, अब मार्केट में एक ही प्रोडक्ट सर्व करने वाले बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं। इसका मतलब क्या हो गया? आपके मार्केट में कंपटीशन आ गया। एक ही प्रोडक्ट या सर्विस बहुत सारे लोग प्रोवाइड करते हैं, तो अब आपका जो डायरेक्ट कंपटीशन है वो आपके राइवल्स के साथ है। तो जो बिजनेस का प्रिंसिपल होता है कि विन ओवर योर एनिमी, तो बिजनेस वाले क्या ट्रीट करते हैं? जो उनके राइवल्स है वो उनके एनिमी, इस प्रकार एनिमी नहीं होते लेकिन एक मेटाफोरिकल टर्म में उनको ट्रीट करते हैं, दैट दे आर आवर राइवल्स। तो कस्टमर ने उनका प्रोडक्ट नहीं खरीदना चाहिए, हमारा प्रोडक्ट खरीदना चाहिए, तब जाके हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा। तो ये जो स्ट्रेटेजिक डायमेंशन है, ये स्ट्रेटेजिक डायमेंशन क्या होता है? जीतना। वॉर में जब हम अपने दुश्मन को हराएंगे तब हम जीतेंगे, और बिजनेस में जब कस्टमर हमारा बहुत सारे प्रोडक्ट्स या सर्विसेज में से जब कस्टमर स्पेसिफिकली हमारा प्रोडक्ट या सर्विस खरीदेगा, तब बिजनेस में हमारी जीत होगी। तो ये जो स्ट्रेटेजिक डायमेंशन है, इस तरीके से हमारे बिजनेसेस में इंटीग्रेट किया गया है। This chapter is an attempt to highlight the concept and significance of strategic management. With increased competition, business management has acquired strategic dimension. अब ये सारी जो बैकग्राउंड स्टोरी है ये आपको बुक में नहीं दी गई है, लेकिन ये बहुत रिलेवेंट है, बुक में देनी चाहिए थी लेकिन नहीं दी है, इसलिए मैंने आपको पूरा वो एक्सप्लेन करा दिया, रिवाइज करा दिया। ऑल एग्जीक्यूटिव्स एंड प्रोफेशनल्स, जितने भी आपके ह्यूमन रिसोर्सेस है, ह्यूमन टैलेंट है, इंक्लूडिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, यानी हम जैसे प्रोफेशनल्स को भी, जो वर्किंग टूवर्ड्स ग्रोथ ऑफ बिजनेसेस मस्ट पजेस साउंड नॉलेज ऑफ कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। यानी आपको एक बात समझनी है दोस्तों, मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई का गेम चलता है। डिमांड किसकी होती है? प्रोडक्ट या सर्विसेज की। सप्लाई करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, यानी कंपटीशन बहुत सारी होती है। तो इसका मतलब जितने भी एग्जीक्यूटिव्स है, जितने भी प्रोफेशनल्स है, जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, वो एक सर्टन प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड करते हैं, और उन प्रोडक्ट या सर्विसेज में कंपटीशन होती है। हम लोग एग्जीक्यूटिव्स, प्रोफेशनल्स एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, हम
काम करते हैं टुवर्ड्स ग्रोथ ऑफ बिजनेस, यानी हमारा जो प्रोफेशन है उसमें ग्रो होना चाहिए, प्रोडक्ट या सर्विसेज में रेवेन्यू ग्रोथ होनी चाहिए। तो अगर आपको बिजनेसेस में ग्रोथ अचीव करनी है, देन यू मस्ट possess साउंड नॉलेज ऑफ कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ये इस चैप्टर का आपका इंट्रोडक्शन है और यहां पर हमारा ये वीडियो होता है समाप्त। अगले वीडियो में हम लोग क्या रिवाइज करने वाले हैं, टॉपिक नंबर 1.2 जो आपको बताएगा मीनिंग एंड नेचर ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो जो हमने स्ट्रेटेजिक डायमेंशन ऊपर के यहाँ पर जो स्ट्रेटेजिक डायमेंशन का वर्ड यूज किया गया है, उसी स्ट्रेटेजिक डायमेंशन को हम अब बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में समझेंगे। यानी बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, वो किस तरीके की प्रोसेस होती है, ये सारी बातें हम टॉपिक नंबर 1.2 में रिवाइज करने वाले हैं। आई होप कि आपको पूरे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का एक डीप ओवरव्यू इनसाइट मिल गया, क्योंकि हमने पांचों चैप्टर के टाइटल डिस्कस किए, पांचों चैप्टर को हमने कनेक्ट करके मैंने आपको पूरी स्टोरी बताई। स्टोरी बताने के बाद हमने इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स को रिवाइज किया, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट को रिवाइज करने के बाद हमने चैप्टर ओवरव्यू को फिर से एक बार रिवाइज कर लिया और उसके बाद में हमने इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन पढ़ा। तो बेसिकली ये पूरा वीडियो जो है आपका, ये इंट्रोडक्टरी वीडियो था, यानी इंट्रोडक्शन आपके पूरे सब्जेक्ट का प्लस चैप्टर नंबर 1 का। ऐसा हमारा ये कंप्लीट वीडियो, रिवीजन वीडियो, फर्स्ट वीडियो ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट होता है समाप्त। आई होप आपको इस वीडियो से बहुत सारा वैल्यू एडिशन मिला है और हम लोगों ने, यानी मैंने आपके साथ जो डिस्कशन किया है उसकी मदद से आप स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की जो कॉन्सेप्ट्स है, जो टॉपिक्स है, वो लंबे समय तक रिटेन कर पाओगे। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए, क्योंकि सब्सक्रिप्शन, लाइक एंड शेयर, ये तीनों चीज़ें फीडबैक होती है एक कंटेंट क्रिएटर के लिए कि कंटेंट आपका सही जा रहा है या नहीं जा रहा है, कंटेंट में कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है या नहीं है। तो फीडबैक मुझे ज़रूर आप प्रोवाइड करिए, ठीक है। और चौथा ऑप्शन आपके पास होता है कमेंट करने का, ठीक है। तो वो अगर आपको सही लगे तो आप कमेंट भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर है, लेकिन सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।